नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार में कौन है, वो कौन है जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहता है? अब देखिए, पप्पू यादव का एक बयान मेरे सामने है। उन्होंने लालू यादव जी को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। पप्पू यादव जी आधिकारिक तौर पे कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते रहते, कांग्रेस में आ गए थे, अपनी पार्टी मिला ली थी। लेकिन फिर कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ही उसकी राह में रोड़ा बन गए। फिर भी ये पप्पू यादव अपने दम पर जीत गए। अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी खास ख्याल रख रही हैं पप्पू यादव का। यह कहिए कि पप्पू यादव जो है प्रियंका गांधी के करीब है। जो सूट करे वो लाइन रख लीजिए अपने पास। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बार भी गठबंधन की सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। लालू यादव ने जो 10 सीटों पर कैंडिडेट दिया है, तो ये 1990 या 205 नहीं है। उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और ये भी कहा कि बिना कांग्रेस के कोई नहीं बन सकता है। राहुल गांधी के जो विचार हैं दलित एसटी एससी को लेकर, उसकी डिसरेस्पेक्ट किसी को नहीं करनी चाहिए। एक ये है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि गिरिराज जी जो है वो अरवल में बोल रहे थे, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमको नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए। कौन नमक हराम है? गिरिराज सिंह किसको नमक हराम बोल रहे हैं? वो कौन है? वो नमक हलाल है, ये सर्टिफिकेट उनको किसने दिया? इस पर भी बात करेंगे। और बात इस पर भी है कि जो महागठबंधन में तो मुख्यमंत्री तय है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। एनडीए में लफड़ा चल रहा है, लेकिन मीडिया, जिसको गटर मीडिया कहते हैं, वो तरह तरह की स्टोरी गढ़ रहा है, और स्टोरी में आ रहा है कि महागठबंधन में भारी झमेला है। झमेला था, झमेला निबट गया। और झमेला झमेला होता है जब मांग बढ़ जाती है। अधीर रंजन का बयान मुझे अच्छा लगा कि जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो चीजें होती है। लालू प्रसाद जी के घर के बाहर एक व्यक्ति जो है वो टिकट नहीं मिला, कुर्ता फाड़ के रोने लगे। कहा कि 2.5 करोड़ रुपया हमने खर्च किया, या पता नहीं क्या क्या बोला। कई लोग रो रहे हैं, और सब पार्टी में रो रहे हैं। बीजेपी वाले भी रो रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया, और बीजेपी वाले रो रहे हैं। कांग्रेस वाले भी जो है कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बाकायदा, और उन्होंने कहा कि रिसर्च करने। देखिए कौन कौन लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव, बरबीघा से पिछली बार 113 सीट 13 वोट से हारे गजानंद शाही, और रिसर्च कमेटी के चेयरमैन आनंद माधव ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इन नेताओं ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को बचाने के लिए टिकट चोर बिहार छोड़ का नारा देना जरूरी हो गया है। राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान पर भी पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके अलावा देखिए कि नीतीश कुमार मगन है। अब उनको कह रहे हैं लोग कि जो है मुख्यमंत्री, आपके नाम की घोषणा नहीं होगी, मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा। लेकिन वो लगे हुए हैं। क्या खेल होता है, मुख्यमंत्री किसको बनाता है, वो एनडीए का खेल अलग है। आपको कल बताया ही था कि एक टिकट कैंसिल हो गया। हमारे संजीव भाई कह रहे थे कि 130 सीट पर लड़ रही है बीजेपी, लेकिन 129 सीट पर आ गई। मान लिया संजीव भाई ने भी कि 129 सीट पे आ गई। अब 129 सीट वर्सेज 101 सीट, और दूसरी तरफ जो है 243 सीट। कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन हमारे साथ जो 3 साथी हमारे हैं, उन सबको मैं जोड़ता हूँ अपने साथ। देखिए हमारे साथ विनय भैया नमस्कार, प्रफुल्ल भाई नमस्कार, संजीव भाई नमस्कार। परिचय के कोई मोहताज नहीं है, हमारे साथ रेगुलर है। और आप तमाम साथी जो स्क्रीन पर है, नंबर में जो कमेंट बॉक्स में है, मुन्ना लाल जी है, काफी समय के बाद आए हैं। फोगाट साहब है, इंद्रजीत यादव जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश यादव जी भी हैं, कह रहे हैं दीपावली की शुभकामनाएं सर जी, आपको और आपके श्रोताओं को। विजय कुमार जी भी आ गए, नमस्कार सभी, आपको भी नमस्कार। जो साथी जुड़ेंगे, जो नंबर में है, आप सबको नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं।
संजीव भाई, शुरुआत आप ही से करते हैं। आपको लोग बदनाम कर दिए हैं कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी के समर्थक मैं बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस के खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, उसमें कोई नया थोड़े। वही पार्टी है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। या तो कांग्रेस खेल कर रही है या बीजेपी खेल कर रही है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप कांग्रेस के विरोधी हैं। मैं हालांकि नहीं मानता हूँ कांग्रेस को। मैं बोलता हूँ कि आप एक कुम्हार की तरह है, जो कबीरदास का कुम्हार था, जो लोग बड़ा बना। क्या आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को कौन कमजोर कर रहा है? कांग्रेस पार्टी इतने साल के बाद, 30-35 साल के बाद खड़ा होना चाहती है अपने पैर पर। फिर वो उसके पीछे पड़े हैं। कौन है पार्टी में? स्लीपर सेल है या आरजेडी गड़बड़ है? क्या लग रहा है? देखिए धनंजय जी, सबसे पहले पप्पू यादव वाली बात करते हैं, फिर आपके सवाल पे आते हैं। पप्पू यादव इतने बड़बोले हैं, 23 साल उनकी उम्र थी जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, और उसी वीडियो में या जगह जगह जहां वो बोल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि लालू जी, दुनिया जानती है कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में किसकी भूमिका है। कौन सी वाली भूमिका थी? जरा उस भूमिका का खुलासा तो कर दीजिए। 89 में लालू प्रसाद जनता दल के नेता विपक्ष हो चुके थे बिहार में, और नेता विपक्ष होना छोटी मोटी बात नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर जी के जूते में पांव लगाया था उन्होंने। जो जूता जो कर्पूरी ठाकुर ने छोड़ा, यानी वो थे उनके पहले नेता विपक्ष, उसके बाद वो आए। तो कुछ ज्यादा बड़ा कद बनाने की कोशिश जो वो पप्पू जी कर रहे हैं, और वही पप्पू जी है ना, जब भाई चीजें, लोगों की स्मृतियां बहुत पुरानी होती है लेकिन छोटी होती है, लेकिन विश्लेषकों की स्मृतियां बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप विश्लेषक नहीं रहेंगे। आप जो है एजेंडा में 2015 तो मोदी जी के उभार का दौर था, और उस दौर में नीतीश जी ने भी अंगड़ाई ले ली थी कि हम इनको रोक देंगे, और लालू जी और दोनों साथ आए। तब आप क्या कर रहे थे? आप तो घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे बीजेपी के पक्ष में। आज आपको बड़ी बेचैनी है, और इसी बेचैनी ने लगातार आपको जिस तरह से कांग्रेस में दरकिनार किया, इसके बावजूद आप बन करके तो महागठबंधन के गठबंधन धर्म को कौन नहीं निभा रहा है? पप्पू जी अच्छे आदमी हैं, पप्पू जी सदा सही आदमी हैं, पप्पू जी पैसे वैसे बांटते रहते हैं लोगों को। वो पप्पू जी कहते हैं कि हमको आचार संहिता से मतलब नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बांटेंगे। तो ये सब हैं आप भाई, बड़े आदमी हैं। आपने अच्छी किताब लिख दी सरकार की हत्या का को लेकर के, अजित सरकार की हत्या पे जेल में रहे तो उसके बाद आपने कहा आपको फंसाया गया, सब अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात। लेकिन ये दावे और उसके बाद तो महागठबंधन को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो कभी भी आपने देखा लगातार तेजस्वी यादव पे, लालू प्रसाद जी पे, राजद पे, कांग्रेस के पीछे में बैकड्रॉप लगा करके पप्पू जी हमलावर रहे, तो कभी कांग्रेस ने उनको रोका क्या? नहीं रोका। और जब जरूरत पड़ी तो जब जब थोड़ी सी पूछ हुई, आप समझिए वो कैसे, मैं इसलिए कहता हूं वैचारिक रूप से वेगाबाउंड है, पैसा वैसा से समृद्ध है। आप देखिए कि जब उनको थोड़ी सी पूछ हुई तो जननायक बताने लगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने इमीडिएट उसी समय खंडन कर दिया, और राहुल जी के मुंह पे बोलने लगे। कांग्रेसी राहुल जी को जननायक कहते हैं, उन्होंने उनको कहना शुरू किया। तो तेजस्वी यादव ने बाद में खंडन किया है, उन्होंने कहा बिहार में जननायक तो एक ही है, कर्पूरी ठाकुर। तो आप ये वैचारिक रूप से एक प्रसंग ही है। दूसरी बात, कौन कर रहा है कमजोर? देखिए, और सभी दलों में पैसे के आरोप लग रहे हैं। राजद पे भी आरोप लगा, एक लौटते झपटते व्यक्ति हैं, जदयू पे भी आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पे खुला आरोप लग रहा है। सब लोग कह रहा है, जिसको टिकट कट रहा है जिसको तरह तरह के आरोप लग रहा है। मैं चलो उसकी एक अलग बात है, लेकिन यहां तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कांग्रेस पे आफ्ताब आलम जो बोल रहे हैं और राजेश राम जो बोल रहे हैं, उससे समझने लायक। वो जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो कंफर्म भी हो गया है, आफ्ताब आलम ने कहा कि वो ऑडियो सच है। तो उस ऑडियो से आप समझिए। अब ये पहली बार तो मैं नहीं धनंजय जी कह रहा हूं कि अल्लावरू की नियुक्ति गड़बड़ हुई है। ये पेड भी हैं, बिहार सरकार का, सॉरी, बिहार की कोई समझ तो इनको थी नहीं। यहाँ जो आए, इनकी एक्टिविटीज हम लोग जानते हैं। कम से कम पटना की 70% एक्टिविटीज की हम लोगों को जानकारी है, क्योंकि हम लोग की सर्किल में इनका
उठना बैठना और आना जाना था। सोशल जस्टिस वाले में कह रहा हूं। इन्होंने बात अलग की, टिकट किसको दे रहे हैं आप देख, सब कुछ तो सामने क्लियर हो गया। हम लोग बहुत पहले से कहते रहे, इतने लोगों को आपने कांग्रेस में शामिल करवाया केवल माहौल बनाने के लिए, और किसी को कोई जिम्मेवारी तक नहीं थी। तो इसके लिए और एक मैसेज ऐसा जाने लगा कि बिहार में राजेश राम का कोई मतलब ही नहीं है, जो बेबसी दिखाई पड़ती है उस ऑडियो में। राजेश राम का यहाँ बिहार में कोई प्रभारी इतना पावरफुल मुझे बहुत रेयर याद आ रहा है कि कोई प्रभारी जाकर, मैंने प्रभारी ही पार्टी हो जाए। बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा ये आ जाएगा, लेकिन आप जानिए कि विधायकों से इनका संपर्क नहीं। ये बड़े बड़े तानाशाह की तरह कृष्णाला गुरु रहे, विधायकों के साथ कोई संपर्क नहीं। आप जब सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो धनंजय जी को बाहर से ला करके आप सोशल जस्टिस करेंगे? आपके यहाँ यदि 16-17 विधायक हैं, 19 विधायक हैं, तो उसके बीच में सोशल जस्टिस की शुरुआत करेंगे? नेता जो आपके यहाँ हैं उनकी बैठक करते, बैठक बुलाते, आप अपने भीतर जो काम कर रहे हैं, आप एकमात्र अपने यादव विधायक का टिकट काट दे रहे हैं। आपके यहाँ कौन सा फॉर्मूला है कि 113 वोट ला करके हारने वाले व्यक्ति का टिकट काट दिए और 30-30 हजार वालों को दे दिए? आपके यहाँ कौन सा फॉर्मूला है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ प्रबंधन के लिए आया था उसको आप पटना साहिब से लड़वा दे रहे हैं? तो लोग तो सवाल करेंगे, इसलिए सवाल कर रहे हैं। बेचना बेचना मैं उस पर मान लिया कि 2 मिनट के लिए न भी मानूं, तो पूरी व्यवस्था ही ऐसी, माने पूरे कुएं में भांग है। राहुल गांधी का ऑफिस इसमें भी जिम्मेवार है। राहुल गांधी के ऑफिस की एक्टिविटी ये रही कि पूरे राहुल के कार्यक्रम को असर्प कर लेना है, असर्प करके सहयोगी, आप देखें तमाम अपमान का घुट पी करके भी गठबंधन का प्रसंग बनाने के लिए तेजस्वी लगातार लगे रहे। वो भीड़ रहती क्या जो यदि महागठबंधन ने उनका सहयोग नहीं किया होता? तो एक बातें बहुत सी हैं। आप पूछ रहे हैं कौन जिम्मेवार, तो यदि मैं एक पूरा सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम जिम्मेवार है, जिसमें अलावरू बिहार में चूंकि प्रभारी बनाए गए थे तो वो सेंट्रल मामला, लेकिन उनको नियुक्ति देने वाला प्रभारी वो भी तो जिम्मेवार है। अंतिम दिनों में जब टिकट बंटवारा हो रहा है तो सब कमेटी बन रही है। कांग्रेस में कौन सी सब कमेटी बना रहे हैं भाई? कमेटी, सब कमेटी। राहुल, यदि मुकेश सहनी उनसे संपर्क करते हैं तो कहते हैं लिख के दे दीजिए। धनंजय जी, यदि चुनाव के अंतिम दौर में हम और आप हों, आप बड़े नेता हों, और हम आपको फोन कर, हमारी पर समस्या हो और हम आपको फोन करें कि धनंजय जी ऐसा ऐसा हो रहा है, विनय जी हमको तंग कर रहे हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी तंग कर रहे हैं, आप कहें कि ये सब बात लिख के हमको जरा दे दीजिए, तो मैं क्या कहूंगा जरा सोचिए। तो क्या कह के फोन रखूंगा जरा सोचिए। वो तो मुकेश सहनी है कि वो चूंकि फंसा हुआ था बंदा, और शुरू से ये व्यवस्था बनाई गई कि मुकेश सहनी इन चीजों को बिगाड़ रहे हैं। यदि मुकेश सहनी बिगाड़ रहे होते, यदि राष्ट्रीय जनता दल बिगाड़ रहा होता, तो आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट में इतना सुंदर गठबंधन कैसे हो गया? इसी हंगामे के बीच तो हो गया। इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बात कांग्रेस से क्यों फंस रही है, और कांग्रेस और सीपीआई की क्यों फंस रही है? आप तक कोई इको तंत्र है जो सीपीआई को डिस्टर्ब कर रहा है, और जो आपका सबसे ट्रस्टेड अलाई है। तो मामला तो ये है, चुनाव तो धनंजय सर यहाँ लूज कर जाने की स्थिति लगभग बना दी है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव, और उसका यदि कोई बाद में यदि कोई हमसे, वही कांग्रेस का इको तंत्र, कांग्रेस, और ये मसला है। अब प्रफुल्ल सर का आधा ताकत छीनना चाहता हूँ। मेरी एक व्याख्या है और उस व्याख्या पर उनसे टिप्पणी भी ले लीजिएगा कि राहुल गांधी को महज काम किए हुए 4 दिन हुए थे, 4 साल हुए थे 2012-13 में, 5 साल। तब सीपीआई महासचिव मुझसे कहा करते थे कि राहुल को कमतर नहीं आंकना चाहिए, राहुल जी को जो कांग्रेस मिला है वो डाइन कांग्रेस मिला है, क्योंकि 12-13 तक माहौल खराब हो गया था। आप जानते हैं, सब 0-0-0 गिनने वाले रविश कुमार याद होंगे आपको। तो उस समय राहुल जी को एक पप्पू प्रोजेक्ट था आरएसएस का, और ये जो कथित लिबरल बुद्धिजीवी है उसमें से बहुत से, एक को तो टिकट मिल गया है, अनुपम को, तो वो तो बच्चा है, लेकिन बड़े लोग, उसके कुछ ही दिनों बाद योगेंद्र यादव जी ने जो है कह दिया कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए। तो राहुल जी को काम करते हुए मात्र 4-5 साल ही हुए थे, और मोदी नामक एक व्यक्ति उभार ले रहा था दक्षिण पंथ से, आरएसएस का ये, तब राहुल जी की आक्रामक आलोचना और पप्पू शैली की आलोचना, नकारा है, बर्बाद है, हटा देना चाहिए आदि टाइप का भी एक, या तो लिख के बोल रहे थे लोग या माहौल बना रहे थे, उसको मैं
देश के विरुद्ध अपराध मानता हूं, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें हुई हैं। और अब जब राहुल जी नाकाम सिद्ध हो रहे हैं, अब राहुल जी हर मोर्चे पे वो बड़ा अच्छा, हमारे यहाँ एक अच्छा टर्म दिया है सीमा जी ने कि नॉन फिनिशिंग लीडर की, जबकि वो लड़ती थी हमसे राहुल जी को लेकर के, लेकिन चीजें तो धीरे धीरे समझ में आता है राहुल जी के पक्ष में, मतलब पक्ष में। तो नॉन फिनिशिंग लीडर की तरह आप जो है काम करते हैं, खत्म करते हैं, विदेश चले जाते हैं। वहां शिमला से आप क्या लालू जी से बात नहीं कर सकते थे? यहां से यदि लालू जी गए थे मुकदमे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, तो संकट ये है। तो अब यदि राहुल जी को उनकी गलतियां नहीं बताई जा रही हैं, ठका जा रहा है और उनको जननायक बताया जा रहा है, तो ये भी देश के विरुद्ध अपराध है। और ये एक तंत्र के तहत, एक एजेंडे के तहत चीजें होती हैं। एजेंडा ऐसा नहीं है कि प्रफुल्ल सर या विनय सर या संजीव चंदन किसी कमरे में बैठ करके तय कर रहे हैं। एजेंडा बन जाता है आपके एक परिदृश्य से, परिप्रेक्ष्य से, आपके अपने सोशल लोकेशन से भी। धनंजय सर, ये आदि ताकत हमने छीन के इनको दी है, इसकी व्याख्या जी ठीक है। मैं आता हूँ विनय भाई आपके पास। संजीव जी ने तो गिना दिया पूरा कि कहाँ राहुल गड़बड़ी किए, कहाँ राहुल को पहले लोगों ने गड़बड़ किया, कहाँ अल्लाह बरू ने गड़बड़ किया, कहाँ फलाने ने गड़बड़ किया, कहाँ ढिमकाने ने गड़बड़ किया। लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस ही गड़बड़ी है महागठबंधन में? और राहुल गांधी ने तो बेचारे ने एक माहौल बना के दिया। अब माहौल बना के मतलब एक हमारे गांव में कहावत, हमारे गांव में एक विनय भाई हमारे गांव में एक कहावत है, लाद द लदा द बिहार शरीफ पहुंचा द, है ना? तो क्या चाह रहे हैं? फिनिशिंग का मतलब राहुल गांधी चुनाव भी जाके लड़ दे, नॉमिनेशन भी फाइल कर दे, टिकट भी दे, सब राहुल गांधी करें और आप लोग झुंझुना बजाते हुए चले जाइए। ये चाहते हैं कांग्रेसी। एक दूसरा, जो स्थिति बनी गठबंधन में, हालांकि अब तो बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया, बहुत ज्यादा सवाल टेंशन कर की रहे हैं बात कि नहीं मजा ले रहे हैं? ये आप सवाल कर रहे हैं कि ये मजा ले रहे हैं, आप ये जगह बता दीजिएगा उसके बाद। एग्जैक्ट हम सवाल ही दोनों कर काम रहे करते हैं, हैं, हम दोनों काम करते हैं, सजा भी लेते थे, सवाल भी करते हैं, मजा भी लेते हैं। अब सुनील जी आ गए, सुनील सर नमस्कार, नमस्कार। है ना? और जो है ये देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी अदा है। मेरी ये अदा है कि मैं मजे भी लेता हूँ और सवाल भी करता हूँ। खैर विनय भाई, तो क्या आपको लग रहा है कि केवल कांग्रेस की गड़बड़ी है, या देश की राजनीति इस तरह से घूम, एनडीए में कहाँ गड़बड़, क्या नहीं मतलब हमको तो दिख रहा है कि महागठबंधन से ज्यादा बुरी हालत ये एनडीए में। आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब कहाँ गड़बड़ी है? नेताओं की गड़बड़ी है, सिस्टम की गड़बड़ी है, या पब्लिक ही आजकल, मतलब जो नेता बनने आए हैं वही कुछ अलग हो गए? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, राहुल गांधी बेचारे नहीं है। अगर वो बेचारे हैं तो उनको राजनीति करने का कोई हक नहीं, ठीक है ना? क्योंकि राजनीति ऐसी जगह है जिसमें बेचारे लोगों का कोई जगह नहीं। आप खास करके जब आप नेतृत्व की दावेदारी करते हैं तो ठीक है, आपको कमजोर टीम मिली है, वो अच्छी, वो आप एक एक्सक्यूज है, लेकिन आपको कमजोर टीम मिली है इसलिए आप हार गए, ये कोई याद नहीं रखता है। ये आपके मूल्यांकन का आधार नहीं होता है। आपके मूल्यांकन का ये आधार होता है कि आपको टीम कमजोर मिली है और उस टीम को आपने अच्छी बनाई और उससे जीती। कपिल देव को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टीम को जिता दिया जिसमें जो खिलाड़ी गए थे वो भी यही गए थे कि अरे सरकार का पैसा है, चलो यार कुछ घूम फिर आएंगे, इसकी शादी हुई, हनीमून ही मान लेंगे, ठीक है। जीत गए थे वो, तो उनके पास ऐसी हालत थी कि उनके पास में सेलिब्रेट करने के लिए लिकर नहीं था। और जो वेस्ट इंडीज टीम जो लिकर रखी थी, उनसे मांग के लाए कि अब तो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं, हम लोग को दे। मैं इतनी बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आप अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने बड़े बड़े लक्ष्य तय किए हैं, ठीक है ना, आपके पास एक विरासत है। आप राहुल गांधी क्यों है? क्योंकि एक बड़ी राजनीतिक परंपरा से आप आ रहे हैं जिसकी विरासत आपको दी गई है। वो एक ऐसी धारा है जिसमें आपको डिफाइन करना है, और जब डिफाइन करना है, जब आप स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको उसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। आपका कितना भी जरूरी निजी काम हो, ये जो बिहार इलेक्शन है जिसमें ये तय होगा
कि विपक्ष का मनोबल रहेगा या टूट जाएगा, उसको आप शिमला से नहीं ठीक कर सकते। अगर शिमला में बैठ करके आप ठीक करते हैं तो ये गलत बात है। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक है, बहुत लोग पैसे ले रहे हैं, बहुत लोग इस बात का भी रोना रोते हैं कि भाई राजनीति का यही हाल हो गया, बिना पैसे से कुछ हिलता नहीं है। कार्यकर्ता भी जब तक उसको तेल भराने का पैसा नहीं दोगे, लंच का पैसा नहीं दोगे, आता नहीं है। लोग को भीड़ में पैसा देकर के लाना पड़ता है। ये सब बातें अपनी जगह ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको ज्ञात नहीं है कि आजकल राजनीति इस तरह से चल रही है, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, आपकी जो शैली होती है राजनीति की, वो संदेश, साफ संदेश दे देती है, ठीक है ना, कि अगर हमने पैसे ले लिए तो हमको टांग दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पैसे ले लिए तो कौन हमको बचा लेगा, कौन हमको नहीं बचाएगा। ये जब ऐसी स्थिति आ रही है, ठीक है ना, आप वो उसमें एक बात देखिए, जो आदमी राजद के दफ्तर के बाहर कुर्ता फाड़ करके लौट रहा है, वो लालू यादव को गाली नहीं दे रहा। वो यही कह रहा है, लालू यादव मेरा बाप है, हमको मिलने नहीं दिया, 2.5 करोड़ रुपया मांग लिया, ठीक है ना। कौन मांग लिया, वो 2-3 लोगों का नाम भी ले रहा है, ठीक है ना, लेकिन लालू यादव का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये होती है साख, कि आपकी साख क्या है। आप देखेंगे कि शहर में कोई पुलिस कप्तान आता है तो डर से थानेदार की हवा निकली रहती है कि अगर पता चल गया तो वो टांग देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। और ये बाकी बातें तो ये सब जो होती है वो एक्सक्यूज होता है कि भाई ऊपर वाले को देना पड़ता है, वो ले लिए, हमको पता ही नहीं चला। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीज बाहर आ जाती है। मेरा एक ही बात, मेरी एक ही वो है कि हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा हो, इसलिए जिंदा हो क्योंकि कांग्रेस एक जो है वो रेनबो पार्टी रही है, जिसमें सब लोगों की महत्वाकांक्षाओं को स्पेस देने की कोशिश की गई, कम से कम थियोरेटिकली। अब वो एक अलग सेंटर ले रही है, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। उसकी राजनीति ऐसी नहीं है कि मुसलमान नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, अगर यादव नहीं आएगा मेरे पास तो कोई बात नहीं है, अगर जाट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा ज्यादा है और इसीलिए हमारी नाराजगी भी ज्यादा है। तो आपको उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब लड़ाई बड़ी है, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, आपके पास में एक बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है, तो आपको अगर मच्छर काट लेता है बिहार में सदाकत आश्रम में, लोग आपको नारा लगा देते हैं, हुटिंग कर देते हैं, तो भाई आप राजनीति में क्यों आए हैं। जब नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ के गए थे तो उनकी क्या दुर्गति हुई थी सर्किट हाउस में, कौन नहीं जानता है, जिसकी कोई बकत नहीं होती। मायावती की क्या दुर्गति हुई, इंदिरा गांधी की क्या दुर्गति हुई, ठीक है ना। भाई आप राजनीति करने आए हैं तो आपको तो राजनीतिक पैतरे सीखने पड़ेंगे ना। अब सिर्फ जय जयकार करने से और वो रैली बढ़िया हो गई, इतना बढ़िया मोमेंटम बनाए और आप चले गए कोलंबिया में भाषण। कोलंबिया वाले आपको ऐसे भी उठा करके ले जाएंगे भाषण देने के लिए बाद में भी। अभी भाषण देने की क्या जरूरत है। और वहां से आके यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। जो इंडियन सोसाइटी है वो जो हम लोग बोलते हैं ना कम्युनिकेशन की भाषा में कि हाई कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी है, लो कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी है। यहाँ पर जो मैसेज का जो डिकोडिंग होता है उसमें बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट और प्लेन होते हैं। उसमें उसके पिताजी क्या राय रखते हैं, मुखिया जी क्या राय रखते हैं, उसके यार दोस्त क्या बोलते हैं, सब मिलके उस संदेश को लोग खोलते हैं और तब राय बनती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक नैरेटिव आपने अखबार में चला दिया या मीडिया में चला दिया, वो थोड़ा खेल तमाशे का होता है, लेकिन अंतिम राय जो है वो बहुत साझी होती है। और वोट जो है वो गुप्त मतदान है। यही तो हमारी राजनीति का खास बात है कि बचा हुआ है। अगर ये गुप्त नहीं होता तो लोगों को अंदाज हो जाता कि ये आदमी हमको वोट देगा कि नहीं वोट देगा।
तो ऐसा होता है कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, जाते हैं हाथ जोड़ के, तो आदमी उससे ज्यादा लेट करके प्रणाम करता है, बोलता है नहीं नहीं आपको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे, और पता चलता है कि वो निपट गए वो। तो ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती है और ताकत भी है। इस ताकत को कांग्रेस को समझना चाहिए और ये बच्चों वाले खेल तमाशे में अपने को नहीं उलझाना चाहिए। राहुल गांधी को बिहार आना चाहिए, वो वाले डायलॉग में नहीं रहना चाहिए कि जो चिराग जी कहते हैं हमको बिहार बुला रहा है या किसी को गंगा माँ बुला लेती है, वो सब राजनीति नहीं तय करती। आइए बिहार में बैठिए, धूल धक्कड़ खाइए, ठीक है ना, 2-4 जगह हुटिंग करता है, गालियां दी जाती है, पत्थर चल जाते हैं, तभी आप राजनीति बनेंगे। बहुत अच्छा सफेद कुर्ता पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, बहुत शांति प्रिय आदमी है, वुशु जानते, ये सब आपको नेता नहीं बनाए। ठीक है, धनंजय जी। ठीक है प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए ठीक है कि राहुल गांधी ने ये नहीं किया, राहुल गांधी ने वो नहीं किया, राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए, राहुल गांधी को कैसा करना चाहिए, ये हम सब सलाह देते हैं और देना भी चाहिए। और वो बड़ा सही कहा विनय भाई ने कि भाई हम कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि हम तो इसलिए सलाह देते हैं विनय भाई कि हम सरकार से चिढ़ते हैं। अभी एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं प्रफुल्ल भाई, ऐसे सरकार को जूते से नहीं मारना चाहिए तो क्या करना चाहिए। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए और बताइए क्या करना चाहिए। मतलब इतने कमीने लोग होते हैं जो सरकार में जाके बैठते हैं और उनको ये जनता जो है शर्माते उठाती है। कितना कमीना है देखिए, आपको दिखेगा। अभी ये देखिए वीडियो इसका दिखाऊंगा। ये आदमी कुम्हार है, दिल्ली का है। देखिए क्या कर रहा है, इसका घर तोड़ दी, इसका सब तोड़ दिया गया। देखिए बुलडोजर चला दिया गया, दिया घड़ा सब टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए। हरि भगवान प्रजापति रो क्यों रहे हो आप? मत छाती मत पीटो, ये सरकार है, बुलडोजर आपकी छाती पीटने से नहीं रुकेगा। रुकना हो तो ये निर्लज्ज पीएम को दिखाई पड़ेगा ये? मैं चाय बेच करके आया हूँ, चाय बेचने वाला आदमी, भीख मांग करके आने वाला आदमी इस कुम्हार के साथ, ये भारत का नागरिक नहीं है, नमक हराम है ये गिरिराज सिंह की भाषा में। ये सारे नमक हराम जो हैं वो खुद को देशभक्त बना रहे हैं। प्रफुल्ल भाई, राहुल गांधी एक बात मैं सिर्फ कह देता हूँ धनंजय भाई, देखिए ये जो हमारा भारतीय समाज है ना, असमान है। हर आदमी को कानून और राजनीतिक सत्ता को पहुंच बहुत असमान है, पर जो राज्य का जो मूल चरित्र है ना, वो तय करता है कि आपका देश कैसा है। फ्रांस में जो लोग पटरियों पे रहते हैं, आपके घर के सामने भी अगर टेंट लगा करके रह रहे हैं, तो जाड़े के मौसम में पुलिस या व्यवस्था या आप उसको खाली नहीं करा सकते, वो वहां रहेगा, है ना। तो विनय जी फ्रांस में किसी शहर में सड़क के किनारे आप नहीं रह सकते हैं। पुलिस ले जाएगी, प्रशासन ले जाएगा, उनको जगह देगा। हाँ, आप एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सड़क के किनारे चदरा बिछा के लेटा हुआ लैंप पोस्ट के नीचे। हाँ, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जगह दे। हाँ, मतलब जो बेघर होमलेस है, होमलेस को आप जाड़े के समय में और उसमें आप उसको नहीं हटा सकते हो उसके रहने की जगह से, वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो जब सरकार, आप इस कुम्हार की दुकान नहीं लगने देते, कहीं और जगह लगने देते, लगा दिया, उसको तोड़ देना। आपके बाप का है, नहीं क्यों नहीं लगने देंगे? आप कहीं भी रैली करो, आप कहीं भी दुर्गा पूजा करो, आप कहीं भी कुछ करो, और एक कुम्हार अगर मट्टी के बर्तन बेच रहा है, तुम्हारा साला अडानी का क्या किया आपने? कहीं भी अडानी फैल जाएगा। और एक कुम्हार जो गरीब आदमी जो अपने पेट के लिए जी रहा है, आप उसकी वेदना देखिए कैसे छाती पीट रहा है। अगर इसीलिए मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। अगर कहीं भगवान होता तो अभी मर जाते वो सारे लोग जो आए थे घर तोड़ने के। नहीं मरेगा, वही इनाम पाएगा, वो अफसर बन जाएगा, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री दुनिया का मंत्री बनेगा। ये घटिया लोग जो है यही करेंगे, देशभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर। धनंजय भाई, सबसे जो दोषी है ना, ये मध्य वर्ग, जिसको ये बहुत अच्छा लगता है कि सफाई हो गई है वो, और जब उनके ऊपर जब चीजें आती है तब उनको सरकार की आलोचना सूझती है। वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन विनय भाई मैं लगातार ये कह रहा हूँ
कि हमारे देश में फ्रांस का उदाहरण दे रहे थे सुनील जी, हमारे देश में सरकार की भूमिका ही है कि कैसे आम आदमी को लात मारी जाए। जो जैसे ही हवलदार बनता है वो पहला काम यही करता है कि कैसे 1 महीना के अंदर हमको जो है घर खरीद लें, और किसको लूटे, किसको मारे, किसको पीटे, और सरकार उसी को इनाम। ये सरकार ही धोखे की सरकार। ये आप बताइए, एक गरीब आदमी जो कुम्हार है, जो बर्तन मेहनत करके बर्तन बना रहा है, वो क्या कोई अडानी है क्या? 200 करोड़ उसके पास जमा है क्या? नकली है? वो झूठ बोल रहा है क्या? सड़क पे आकर के बैठ के बर्तन बेच रहा है। ये कमीने नेता जो है, कैसे इनको फ्लोरिश होता है और बोलते हैं भगवान है और मंदिर है। अभी बिहार में मालूम क्या हुआ प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। बिहार में कहा 3M पे ध्यान दो, महिला मोदी मंदिर, और बिहारी वोट देंगे। शर्म नहीं आती है लोगों को? ये कौन से राजनीति करते हैं प्रफुल्ल भाई? देखिए कितनी अच्छी बातचीत हो रही थी, इसमें ऐसा प्रसंग आया और हम लोग फ्रांस से भी लौट आए कि वहां क्या होता है। भैया फ्रांस में जब हमारे यहाँ कबीर हुए थे उस समय में फ्रांस में मैग्ना कार्टा हो चुका था, उसका आंदोलन हो चुका था 1789 में। तो हम लोग आजादी का अर्थ भी नहीं जानते थे। 1215 में मैग्ना कार्टा हो गया, 14 में ईस्वी के आसपास ना 1400 के आसपास ना कबीर आए। तो वहां पर अगर बातचीत करेंगे तो बातचीत लंबी हो जाएगी। वहां क्या होता है, यहाँ क्या होता है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि वो आता हूं मैं मुख्य मुद्दा पर। भाई फ्रांस में सब आदमी को बुलडोजर के नीचे दबा दे रहे हैं, उसे हमको क्या लेना? हमको क्या सरकार से चाहिए वो हमको तय करना है। नहीं, इसका हम लोग आइसोलेशन में नहीं जी रहे, इसलिए खबर महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन फिलहाल आज की चर्चा के क्रम में मैं लौट के आता हूं उस पर फिर कभी। देखिए राहुल गांधी या कांग्रेस की भलाई हम क्यों चाहेंगे? हमने तो कभी नहीं चाहा, आज भी नहीं चाहते हैं। हमने तो हमेशा कांग्रेस की आलोचना की ना, लेकिन जब विपत्ति में फंसे उस आलोचना के कारण, तब अब कांग्रेस की याद आ रही है। हमने जिंदगी में कभी कांग्रेस की प्रशंसा नहीं की थी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रशंसा की थी जब शुरुआती दौर में, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद। क्योंकि उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि देश में इस समय में खतरे में है, क्योंकि देश का नेतृत्व उस आदमी के हाथ में है जिसका राजनीतिक अनुभव कुल जमा 2.5 साल का है। राजीव गांधी का वो तो, उनको राजीव गांधी के का विरोधी वक्तव्य के रूप में उसको देखा गया। मैं भी इस बात से सहमत था कि उस समय में उनकी कांग्रेस की स्थिति वैसी थी, तो कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। बहरहाल, लेकिन कांग्रेस की नीतियों का हम लोगों ने कब समर्थन क्या नहीं किया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि गैर कांग्रेसवाद ने एक ऐसी राजनीति को हमारे समक्ष खड़ा कर दिया जिस राजनीति के सामने हम सबके अस्तित्व का संकट आकर खड़ा हो गया। और हम लोग ये महसूस करने लगे हैं, जो अभी आपने दृश्य दिखलाया, यह दृश्य तो ठीक है कि अभी हुआ है, लेकिन और ये तो आम प्रवृत्ति है, इसको पुष्ट करती है। लेकिन हम आलोचना पर आते हैं। फिर भी मैं अभी इस बात के उदाहरण नहीं दूंगा, मेरे पास है उदाहरण कि कांग्रेस राज में क्या क्या हुआ था। मैं उसका उदाहरण अभी नहीं दूंगा क्योंकि वह प्रासंगिक नहीं है। फिलहाल तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं कांग्रेस का समर्थन क्यों चाहता हूं? देखिए अभी विनय सर ने कहा, क्या कहा, एक बात है कही, साख का सवाल है, बहुत अच्छी बात की, और उदाहरण दिया उसके में डर शब्द आ गया। डर से साख का क्या रिश्ता? अपने बयान को फिर सुन लेंगे, अपने विश्लेषण को। कहा कि साख, राहुल गांधी के सामने चुनौती क्या है इस समय, और हम लोग के सामने में चुनौती क्या है? बिहार में अगर आरजेडी की पूरी सरकार बन जाए तो क्या राहुल गांधी की चुनौती खत्म हो जाती है? राहुल गांधी की चुनौती इस समय यह भी है कि महागठबंधन के दबाव से इंडिया गठबंधन को बचाया जाए। बचा सके क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अलग हो गया। आप यह बताएं कि कांग्रेस ने जो काम किया है उसकी तमाम त्रुटियां हैं। बिहार में विपक्ष का इंजन या पॉलिटिकल इंजन, दो इंजन हैं, उसमें निश्चित रूप से आरजेडी और तेजस्वी यादव है। अभी हम लोग बार बार इस बात को तो देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कितने को टिकट दिया, किस किस जाति को टिकट दिया। क्या आप बता सकते हैं कि आरजेडी ने किन लोगों को टिकट दिया है, किन जातियों को टिकट दिया है?
उनका क्या अनुपात है। तो अगर हम देखेंगे तो महागठबंधन के दबाव से मुक्त करने का मतलब यह हुआ कि आखिर आरजेडी के से लोग क्यों घबराते हैं। एमवाई जो उनका बना हुआ है फॉर्मेडेबल 14% तो वो खुद है, 15% 16% की जो है उसमें से भी कुछ कटता है, इसलिए कि जो नीतीश कुमार जी जिस राजनीति को अंजाम दे रहे हैं उसका कारण यह है कि जो कम संख्यक जातियां, अल्पसंख्यक नहीं, मैं बार बार कम संख्यक जातियां कहता हूं, जो कम संख्यक जातियां हैं वे जातियां आरजेडी के दबंगई के माने उनके जो यादव शक्ति है उसके दबंगई से अब डरता है और उससे बचाव का रास्ता खोजता है, जो बचाव का रास्ता उनको नीतीश कुमार में दिखता है। जिस बचाव के रास्ते को भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से खोलने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की सरकार को नियंत्रित कर पाएंगे? जो तेवर दिख रहे हैं, क्या उसको भारत के पूरे राजनीति के अनुकूल कर पाएंगे? ठीक है, तेजस्वी यादव और आरजेडी का सेकुलर स्टैंड रहा है, वे लड़ते रहे हैं, कभी उन्होंने पलटी नहीं मारी है। सोचने उचने की बात तो छोड़िए, प्लानिंग वानिंग की बात तो छोड़िए, लेकिन यह हकीकत है कि कभी उन्होंने उनकी तरफ मुंह करके नहीं देखा है, उनसे समझौता नहीं किया संप्रदायवादी शक्तियों से। ये सारी बातें सच है। लेकिन आज जब गठबंधन लगभग टूट ही गया है, महागठबंधन, क्योंकि यहाँ महागठबंधन के आम आदमी पार्टी के लोग तो गठबंधन से पहले ही बाहर निकल गए थे, दूसरा कोई आया नहीं और दूसरे कोई उम्मीदवार है नहीं। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा बगल का राज्य था, उन्होंने भी अपने उनके सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपना दे दिया कि 5-6 जगह पर वो अपना अलग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से क्या दिक्कत है, सीपीआई को कांग्रेस से क्या क्यों फंस रहा है, आरजेडी से क्यों फंस रहा है। ये तो वो लोग बताएंगे ना कि कांग्रेस कितनी सीट पर कांग्रेस लड़े, और अगर केंद्रीय नेतृत्व ही सब कुछ तय करेगा, अगर राहुल गांधी को ही डांट डपट करके अपनी पार्टी को संयत करना है। अभी कहा जाता है कि हाँ भाई इतने दिनों से 35 साल से कांग्रेस आरजेडी के मातहत काम करती आई है, तो केंद्र में हम चाहते हैं कि कांग्रेस कुछ करे और बिहार में चाहते हैं कि कांग्रेस मातहत ही करे, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं उभरे। तो कई जटिलताएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की चुनौतियां बिल्कुल साफ है, उनके पास कोई सांगठनिक चुनौती नहीं है। उन्होंने मान लिया था, इन लोगों ने मान लिया था कि क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव जी हो या आरजेडी हो, कोई भी हो, कोई भी अपनी जमीन क्यों छोड़ेगा। और ये घोषित रूप से कहा गया है कि जो है सो आरजेडी अपनी जमीन कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो बाद में हुआ, पहले तो जनता पार्टी का जन्म हुआ था। आखिर जनता पार्टी क्यों विघटित हुई? दोहरी सदस्यता के आरोप पे, चाहे अब ये राजनीतिक बात हो या सही बात कमिटमेंट की बात हो, लेकिन दोहरी सदस्यता के नाम पर लोगों ने जनता दल पार्टी को छोड़ा और सरकार गिर गई। उन्हीं दोहरी सदस्यता वालों के साथ जो सामाजिक न्याय की तमाम पार्टियां, इसको देवीलाल और समाजवादी आंदोलन के लोगों ने दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया था। समाजवादी आंदोलन के तमाम लोग उसके साथ खड़े हो गए, दोहरी सदस्यता को मानते हुए भी, आरएसएस को मानते हुए भी। आज तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता है, सिर्फ राहुल गांधी अकेले आरएसएस का सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश जी भी तो कभी सवाल खड़ा करते नहीं आरएसएस के बारे में। हाँ, अभी इधर हमारे अखिलेश यादव जी कभी खड़ा करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो भी बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर वो जो करते हैं, तो कुल मिलाकर के ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है, बिहार जीतने का नहीं, इस समय में जो चुनौती है वो चुनौती ये है उनको कि बिहार के जीतने से उसका जो पॉलिटिकल प्रसार होगा, इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को पूरे देश में ले जाने के लिए नरेशन बनाने में बिहार की जीत कामयाब होगी। बिहार अगर एक प्रयोग करता है, एक भेदभाव मूलक समाज को बनाने की अग्रसर होता है, एक प्रोग्रेसिव और लिंक्ड पॉलिटिक्स करता है, एक फेडरल पॉलिटिक्स करता है, तो उसमें निश्चित रूप से मदद होगी, यहाँ के लोगों को मदद होगी, पूरे भारत में इसका असर होगा। असल लड़ाई तो देखिए कि जिस ढंग से फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाया गया है, बार बार उसको निरर्थक बना दिया जा रहा है, इसलिए जो केंद्र की जो सत्ता होगी वही इस विपत्ति को संभाल सकती है। राज्यों की जीत हार से एक वातावरण तो निश्चित रूप से बनता है, लेकिन वो चाबी वहां है। जिस अम्ब्रेला पार्टी की बात विनय भाई कह रहे थे, उस अम्ब्रेला पार्टी में ये सब सीटें होती है जो हरा नीले में, नीला पीले से, पीला काले से उलझता रहेगा। अब इसमें जो जनता है, जनता की भी अपनी भूमिका है, हमारे आपके जैसे लोगों की भी अपनी भूमिका है, और कई बार ये जब घूमता है ना तो एकदम सादा हो जाता है।
ये विभिन्न बहुरंगी छाता का कलर तभी दिखता है जब इनकी गति कम होती है। विनय भाई तो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, विज्ञान की बातें करते हैं। इस समय कांग्रेस की गति कम है, इसलिए ये अलग अलग रंग दिख रहे हैं। जब गति तेज बढ़ जाती है तो लोगों को सब एक ही रंग, सादा रंग दिखता है, तो वहां गति बढ़ जाए तो वो दिक्कत, सिर्फ सादा दिख रहा है, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस दिख रहा है। राहुल गांधी ने निरंकुश ढंग से बिहार कांग्रेस को दबा दिया, और अगर गति कम हो गई तो नाना तरह के रंग दिखते हैं और लगता है कि रंगों में विरोध है। मैं बार बार कहता हूं कि घोड़ा काला हो या सफेद, अगर एक रथ में जुटा है तो काला और सफेद भले एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखे या समझे जाए, लेकिन काले रंग का घोड़ा और सफेद रंग का घोड़ा दोनों ही अगर एक रथ में जुटा है तो जाएगा एक ही दिशा में, अलग अलग नहीं जाएगा। तो हमारी राजनीति में अभी कई आयाम है। और दूसरी बात यह है कि बिहार की राजनीति में से तमिलनाडु की राजनीति में कोई भी राष्ट्रीय दल, दक्षिण की राजनीति में कोई भी राष्ट्रीय दल प्रभावी नहीं है। उनकी उपस्थिति है, कांग्रेस की उपस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की तो उपस्थिति भी नहीं है। तो वही हाल बिहार में होगा। बिहार में इस समय में दोनों क्षेत्रीय दल, मैं पहले भी मैं कह चुका हूं कि असल में लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है। हाँ, एक नीतीश कुमार जी के माध्यम से कर रही है और एक आरजेडी के माध्यम से कर रही है, लेकिन लड़ाई तो असल में वहां पर है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि बिहार में एक अच्छी बात यह विकसित होने जा रही है, मुझे लगता है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय शक्तियां, क्योंकि बिहार के क्षेत्रीय भावनाओं को काफी दबाया गया है, काफी उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, काफी उसकी अवहेलना हुई है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में बिहार एक गाली के रूप में बिहार का उभार हो गया, जबकि बिहार में तमाम संभावनाएं थी। तो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अगर आरजेडी और नीतीश कुमार जी, जेडीयू, अगर समता की अंगड़ाई लेकर के एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक नई संभावनाओं की रचना कर रहे हैं, तो बिहार और वहां पर केंद्रीय पार्टी की जो सेंट्रल राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी भूमिका अगर कम होती है, कांग्रेस सहित मैं कह रहा हूं कम होती है, तो बात अच्छी होगी। लेकिन इसकी शर्त यह है कि तमिलनाडु की तरह या केरल की तरह आप सकारात्मक राजनीति करें और सामाजिक न्याय को मान्य या अधिकतम जितना व्यवहारिक रूप से संभव है, जितनी व्यवहारिकता उसमें संभव है, उतने दूर तक ले जाने की कोशिश करें, न कि सत्ता के सिर्फ सत्ता की चाहिए। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बाकी हर किसी को सत्ता चाहिए, मतलब अधिकतर को सत्ता चाहिए। अपवाद के लिए जगह छोड़ के ही बात करने में सुरक्षा है, नहीं तो विनय भाई अभी पकड़ लेंगे, संजीव भाई कहेंगे क्या कह रहे हैं, बाकी सब क्या ऐसे ही है? नहीं, बाकी सब ऐसे नहीं है। लेकिन आप खुद विश्लेषण कीजिए। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि मुझे चुनावी प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा, हार जाऊंगा, मुझे इसकी भी फिक्र नहीं है। वो हो सकता है कि अव्यवहारिक नेता हो, प्रैग्मेटिक अप्रोच उनका नहीं हो, राजनीति में अगर रनी है तो चुनाव को जीतना ही है। असल में चुनाव जीतना, सत्ता हासिल करना राजनीति का एक प्रसंग है, लेकिन उससे बड़ा प्रसंग है राजनीति को जीतना। राजनीति चुनाव से सीमित नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में नहीं भी थी तब भी कांग्रेस एक संस्कृति के रूप में हर पार्टी में काम करती थी। आप लोगों को जरूर याद होगा कि कभी कभी पहले लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जगह लेना चाहती है, कांग्रेस की तरह बन रही है, और वो बनी। कांग्रेस का जो निकृष्ट रूप है वह उसका निकृष्टतम रूप भारतीय कांग्रेस का घटिया रूप है। अगर कांग्रेस बनना चाहती, कांग्रेस का घटिया रूप, तो मतलब जो कचरा है, जो केचुल है, वो है। मैंने उसका संस्कृत शास्त्रीय रूप कहा कि कांग्रेस का निकृष्टतम रूप भारतीय जनता पार्टी उसको अख्तियार किया। मैं निकृष्ट शब्द कह रहा था, आपको आपने उसे घटिया कह के जनमानस के शब्दावली का इस्तेमाल किया। चूंकि मुझे शास्त्रियों से भी लड़ना होगा, इसलिए मैंने निकृष्ट कहा। उनको निकृष्ट उसे बोलते हैं जो विपरीत दिशा में खींच ले जाता है, जो असली उत्कृष्ट करता है खींचना, और निकृष्ट उत्कृष्ट का अपोजिट निकृष्ट, विलोम। जी नीचे की तरफ खींचता है। तो निकृष्टतम जो संस्करण कांग्रेस का हो सकता है वह बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है, और इसीलिए इस निकृष्टतम संस्करण से कांग्रेस के हमें एक बेहतर संस्करण की उम्मीद है, जिस बेहतर संस्करण की संभावना को हम राहुल गांधी में देखते हैं। इसलिए हम राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज माले से पूछ लीजिए, 1946 के नौसैनिक विद्रोह से लेकर के आज तक वामपंथियों ने कभी कांग्रेस पर विश्वास किया है? कम से कम मेरा वामपंथी मिजाज तो नहीं करता है कि हम कांग्रेस पर विश्वास करें कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उस बुर्जुआजी पार्टी की बात करती रही है। पुराने जमाने के सिद्धांतों में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा अन्य जगहों से भी निर्देशन लिया है।
अन्य जगहों की भी ताकतें ली है। हाँ, उन्होंने देश का भला भी किया है, लेकिन उनका रूप उतना निकृष्ट नहीं था। वो कम से कम उनकी एक धारा देश को उत्कृष्टता की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी। हम उसकी उम्मीद करते हैं। और हम एक ऐसे संकट में फंस गए हैं सर, जहां हम व्यक्तिगत रूप से या नेता दर नेता या चर्चा करते हुए या प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए भी हम उस बात को हासिल नहीं कर सकते हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं जीते हैं और पूरी वैश्विक परिस्थिति बहुत एक खतरनाक परिस्थिति में पहुंच गई है। इस संदर्भ में अभी इतना ही कहता हूँ, बहुत समय मैंने शायद ले लिया। मैं फिर अगर मौका मिलेगा तो फिर बात करूंगा सर। जी सुनील जी, एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम जो है आते हैं। क्या है ये जो कुम्हार वाला जो सीन है ना प्रफुल्ल भाई, ये निकृष्टतम में भी निकृष्टतम है। अरे तुमको तो उसको कहना चाहिए था कि भाई तुम, अगर यही राहुल गांधी होते ना, राहुल गांधी दिखेगा जाएंगे भी, हो सकता है जाए उसके पास। इसीलिए मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूँ। जिस व्यक्ति को गरीब आदमी की पीड़ा का एहसास न हो, उसको घटिया इंसान है, वो किसी पद पे जाके बैठ जाए। और क्या बकवास करेंगे, स्वदेशी। अरे स्वदेशी तुम्हारा बाप बनाएगा क्या? खाली बोलने से स्वदेशी हो जाता है? जो बना रहा, अब चाइना से चीनी मिट्टी और फलाना दिया, फलाना कपटी आ रहा है, वो दुकान में सजी हुई, वो पटाखे बिक रहे हैं, लेकिन एक कुम्हार बेचारा जो है बनाया है। और निर्लज्ज लोग आप लोग हो कि आप उसको, कौन जो तोड़ने गया है वो भी निर्लज्ज है, जो जिसने आदेश दिया वो भी निर्लज्ज है। इन सबको तो बंद करके जेल में बंद कर देना चाहिए 6 साल के लिए कम से कम। फिर रहो जरा, देखो पीड़ा किसको कहते हैं। और गरीब आदमी की चिंता नहीं, हिंदू की बात करते हो, देशभक्ति की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। एक वीडियो देखी दिखाता हूँ। हमारे एक साथी लिख रहे थे, कुछ शुभचिंतक है, कहाँ गए मालूम नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे गलिया रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो आपका सरकार नुकसान कर सकती है। सरकार नुकसान ही करती, कर सकती है बोल रहे हो। आपको अपना नुकसान नहीं नजर आ रहा है तो मत देखो, मुझे नजर आता है कितना नुकसान किया सरकार। भारत में सरकारें नुकसान करने के लिए ही बनाई जाती। हम नेता को चुनते इसलिए हैं कि हमको कैसे वो दोहन कर सके हमारा नेता। हम और किसी काम के लिए नहीं चुनते। एक देखिए नेता यहाँ नाच रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, नए इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तुम बहुआ तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे, तू कम वोट से हारल बड़े, तो सीट निकाल दे। बाप रे, चोरा के टिकट दिया हो गया, चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में सुनील जी, आपके सामने नेताजी को भी दिखा दिया। ये नेताजी जो डांस कर रहे थे अभी, यही मंत्री बन जाएंगे तो गरीब कुम्हार का घर यही तोड़वाएंगे जाकर। जिस तरह की राजनीति हो रही है देश में, क्या इसको जनता मतलब जनता की राजनीति कहेंगे क्या इसको? अभी मैं सुबह बोल रहा था कि 69 लाख नाम काट दिए, हंगामा मच गया पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट भी ज्ञान दे रहा है। अभी 4 को नया फैसला, पता नहीं तो अगले 14 को देगा या अगले साल देगा फैसला, पता नहीं। सब तमाशबीन है, सब तमाशबीन है। किसी ने ये नहीं कहा कि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में 3.5 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था। बिहार के 42% लोगों ने वोट नहीं दिया था। 5% नाम कट गया तो हंगामा मचा दिया सड़क पे, यहां से वहां तक पूरा देश नाच रहा है। 42% लोगों ने क्यों वोट नहीं दिया, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया कि ये 42% वोट क्यों नहीं दे रहे, कैसा लोकतंत्र हमारा। सुनील जी, क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये 3.5 करोड़ लोग वोट क्यों नहीं देते? धन्यवाद धनंजय जी, बिल्कुल उठना चाहिए कि लोगों का चुनाव की प्रक्रिया से इतना मोह भंग कम क्यों हो रहा है। शहरी इलाकों में तो जमाने से लोगों का मत देने का प्रतिशत बहुत कम रहा है। लेकिन जो आपने नेताजी का दृश्य दिखाया, यह कोई एक घटना नहीं है। ये माने एक घटना, ये राजनीतिक गतिविधियों के बीच जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वह है।
आज कौन सी पार्टी लोगों के, आम आदमी के चंदे से चल रही है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे कारपोरेट के लिए खोल दिया राजनीतिक दलों का मंच। आजाद हिंदुस्तान के नायकों ने तो कम से कम ये कहा था कि नहीं, कारपोरेट और औद्योगिक घरानों के पैसे से राजनीतिक दल नहीं चलेंगे, चंदा नहीं लिया जाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की जो पहली सरकार थी उसने ये तय किया। आगे जाके जब संशोधन भी हुआ तब ये कहा गया कि औद्योगिक घराना कोई पैसा दे सकता है, लेकिन 3 साल तक अगर वो लाभ में है तो अपने लाभ का केवल 25%, 15% दे सकता है। आज आपने पूरा खोल दिया। हमने तो पिछले 20 वर्षों में, 2 दशक से, मैंने किसी भी राजनीतिक दल को घर घर घूम करके चंदा मांगते हुए नहीं देखा। कोई नहीं मांग रहा। नया एक ट्रेंड निकल गया है कि मिस कॉल देकर के आप पार्टी के मेंबर बन जाइए। तो अगर आप इस तरह से राजनीतिक दल चलाएंगे, वो इसलिए कह रहा है मिस कॉल देके बन जाइए, बाकी तो हम लूट ही लेंगे। आप खाली मिस कॉल देके हमें सरकार दिखा। यही तो मैं कर रहा हूँ भाई, यही तो मैं आपसे भी, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जब आप सुनील सर, गांधी जी को 25 पैसे में मेंबरशिप देने की क्या जरूरत पड़ी थी? उनके पास क्या पूंजीपति लोग कम लोग थे पैसा लेकर के देने के लिए? बिल्कुल सही बात है। तो आपने पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया। मॉडल ही चेंज कर दिया। जब आदमी, मतलब जो आम आदमी का लगाव होता था राजनीतिक दलों के प्रति, वो खत्म करते जा रहे हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो छात्र संघ के चुनाव के दौरान छात्र ही पोस्टर बैनर लगाते थे। आज जब मैं जाता हूं उसी विश्वविद्यालय में चुनाव के दौरान, तो बाकायदे कंपनियों को दे दिया गया है कि पोस्टर बैनर लगा दो, एक लड़का नहीं इन्वॉल्व नहीं होता। मैं जब पढ़ता था तो उस समय मतदान के 1 दिन पहले मसाज रोस्ट निकलता था हमारे विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में, उसमें केवल विद्यार्थी शामिल होते थे। आज वो पूरी की पूरी प्रक्रिया बंद हो गई, या भाड़े के लोग शामिल होने लगे। तो जन सहभागिता तो लगातार कम होती जा रही है ना। और अगर जन सहभागिता नहीं होगी तो आप जो बात कर रहे हैं कितने प्रतिशत पर लोगों ने मतदान नहीं किया, वही होगा, तो किसी को रुचि नहीं रह जाएगी। जिस चीज को आप अपने खून पसीने से सींचे रहते हैं, जिसमें आपका एक लगाव होता है, उसके लिए आप हमेशा तत्पर है करने के लिए। नहीं तो बीजेपी तो यही तो चाहती है, तभी तो कह रही है मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अभी गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। वही तो वो चाहते हैं कि 42% नहीं 62% लोग वोट न दे। चाहते हैं तो वो वही तो कह रहे हैं कि वो कहाँ वोट बढ़ाना चाहते हैं। वोट बढ़ाने वाले लोग 69 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे तो चुप रहेंगे क्या? कोई चुप नहीं रहेगा। वह तो मताधिकार को सुनिश्चित करेगा। ये कहां सुनिश्चित करना चाहते हैं? और आज भी नैरेटिव वही बना रहे हैं। अमित शाह साहब का मैं इंटरव्यू कल सुन रहा था, वही कि घुसपैठिए हैं और घुसपैठिए क्यों वोट देने पाएंगे। अरे घुसपैठियों की संख्या बताओ भाई, कितनों की तुमने पहचान कर ली? वही नैरेटिव वही है कि इसलिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना जरूरी है, और कोई भी घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देश का कोई नागरिक इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन घुसपैठियों की संख्या तो बताओ आप, कितने लोगों की आपने पहचान कर ली? घुसपैठियों के नाम पर इस देश के आम नागरिक का गला काट देंगे आप? हो रहा है। अब उस राजनीतिक दल में कोई बेचैनी नहीं है। तो ये तो है ना कि कस्टमाइज वोटर लिस्ट हमको चाहिए। ऐसी वोटर लिस्ट जिसमें केवल हमको पसंद करने वाले लोगों को, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। वोट को दे, हम मतदाता सूची में उसका नाम हो चाहे मत हो। ये स्थिति बनती जा रही है। और जब ये स्थिति बनती जाती है तो ये जो कुम्हार वाली घटना आपने दिखाई, उसके प्रति किसी के मन में संवेदना नहीं होती, क्योंकि उनको चिंता नहीं है कि यह जो घटना घटित है, इससे जो समाज में प्रतिक्रिया होगी उसका लाभ हमको कितना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि जिस आधार पर उनको मतदान लेना है, मतदान कराना है, वह आडंबर उन्होंने खड़ा कर रखा है। आखिर अगर आप अपने कार्यक्रमों, योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों पे बात कर रहे होते तो फिर आप अभी 20 साल पहले के जंगल राज का याद करते। आप बिहार में क्या हो रहा है? 20 साल का जो जंगल राज था वो तो जंगल राज चला गया। 15 साल का लालू प्रसाद यादव का, और 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। और आज आप 20 साल का जो जंगल राज है, चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ था वह तो आपको याद आ रहा है। और ये जो खेमका परिवार है जिसकी हत्या हो गई पटना में, वो आप याद करने के लिए तैयार नहीं है। किसका घर फूंक दिया गया, इसको आप याद करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप
एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं जो कस्टमाइज्ड हो, जो आपके अनुकूल हो, वह मतदाता उसमें शामिल हो जो कहे कि नहीं 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 1,000 रुपया लीटर भी पेट्रोल बिकेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खरीदेंगे उसको। आप ऐसा आडंबर खड़ा करना चाहते हैं जिससे जो आप सरकार जो गवर्नेंस के इश्यूज है वो खत्म हो जाए। तो स्थिति यह है। आप उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में पूरी भारतीय जनता पार्टी यह नैरेटिव बनाने में लग गई कि अयोध्या के दीपोत्सव की आलोचना कर दिया अखिलेश यादव ने। अरे सरकार का काम है ये, दीपक जलाना, घाटों की सफाई करना, मंदिरों का सजावट करना, ये सरकार का काम है क्या? सरकार का जो काम है उसकी बात करो ना। दीपक जलाना एक 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 नागरिक का उत्सव है। उस नागरिक को अपना उत्सव मनाने में कोई बाधा व्यवधान न होने पावे, यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है। लोगों को अपने उत्सव मनाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको सुविधाजनक तरीके से मिल जाए, यह सरकार का काम है। सरकार का काम है थोड़ा है कि पूरा का पूरा तंत्र लगा करके आप दीपोत्सव मनाइए, और अगर एक नेता ने उसकी आलोचना करी तो आप उसके ऊपर चढ़ बैठे, ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। सनातन की समृद्धि का जिम्मेदारी सरकार की है। धार्मिक संगठन क्या करेंगे? सर वही तो साबित करना चाहते हैं, सरकार बराबर सनातन, सनातन बराबर सरकार। अब सोचिए, जब आप सनातन के विस्तार को, सनातन के सामने खड़ी हुई कथित चुनौतियों को, एक काल्पनिक दुश्मन को आप खड़ा कर लेंगे, तो फिर एक कुम्हार अपने छाती पीटे सिर पीटे, सब किसी को क्या मतलब है? क्यों उसको उसकी चिंता होगी? क्योंकि विमर्श तो उन्होंने बना दिया कि सनातन की चिंता करो, सनातन का विस्तार करना है। मुगलों के काल में सनातन पर चिंता नहीं हुई, सनातन के ऊपर संकट नहीं पैदा हुआ। इनके जमाने में सनातन के ऊपर संकट पैदा हो गया। अगर ये सरकार अगर चिंता करती, अगर उसको सनातन का विमर्श नहीं पैदा है, तो उसको यह चिंता करनी पड़ती कि कुम्हार को अपना दिया बनाने की मिट्टी मिल जाए, उसको अपना आवा लगाने की जगह मिल जाए, आज त्योहार के मौके पर उसको बाजार मिल जाए, इस त्योहार के मौके पर उसको अपनी दुकान लगाने के लिए जगह मिल जाए, एक ऐसी जगह मिले जो सुरक्षित हो और लंबे समय तक वो आदमी बैठ सके, किसी का गुंडा टैक्स न देना पड़े। यह चिंता करते हैं आप। ये आप नहीं चिंता, आपको चिंता ही नहीं है। आप दीपोत्सव मना करके आप कुम्हार के दिए के ऊपर आप बुलडोजर चला देंगे। किस चीज को लेकर के लोग आकर्षित हो? दीपोत्सव आपका महत्वपूर्ण है, या जो कुम्हार का जो बेचारा इस मौसम में इस त्योहार के मौके पर अपना उत्पाद बेच करके पैसा कमा लेता, अपना परिवार चलाता? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल सुबह 10:30 बजे।